Okay, now in this part of video we see properties of determinants. आपने डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या देख लिया था, उसका एक्सपांशन करने का तरीका क्या होता है, माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं ना. नाउ विच प्रॉपर्टी अ डिटर्मिनेंट्स कैन हैव. तो इसमें देखो डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी है ना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम, मैं 3x3 के लिए सारी प्रॉपर्टी मतलब ऑर्डर 3 के लिए बता रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टी ऑर्डर 2 के लिए भी होती है, कोई प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं है, कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो, ठीक है. तो अगर किसी डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे ये बोलती है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम are 0, others are there, but any one row either first और सेकेंड और थर्ड, किसी भी रो में अगर तीनों एलिमेंट 0 हैं तो फिर आपको इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू ही 0 आएगी भाई, कंफर्म. इसको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू 100% श्योर 0. तो रो में हो या किसी कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 है, सपोज़ कॉलम 2 के सारे एलिमेंट 0 है, अदर में है एलिमेंट, है ना, तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी रो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, एनी वन, एक में होना चाहिए, एक से ज़्यादा 2 में होंगे तो और अच्छा है, फिर तो हो गई, है ना, आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्लियर. डिटर्मिनेंट्स की सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे ये बोलती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स, सपोज एक डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. The value of both the determinants will be same. If you expand this determinants and this determinants, value will be equal. There is no change in value. तो ऐसा आपको जब भी नीड हो डिटर्मिनेंट्स में करने की कि रोज़ को कॉलम में बदलना है तो आप कर सकते हो, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है. तो दिस इज़ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. क्लियर. डिटर्मिनेंट्स की थर्ड प्रॉपर्टी आपसे ये बोलती है कि मान लीजिए अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स की, सेम डिटर्मिनेंट्स ही ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, अब आपने इस डिटर्मिनेंट्स की कोई भी एडजेसेंट रो, एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट्स है ना, एक दूसरे के नज़दीक वाली रोज़ को अगर आप इंटरचेंज कर दो, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 पर, 1 को 2 पर, ऐसा कर रहे हो अगर आप, या कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को आपने इंटरचेंज करके रख दिया, तो फिलहाल मैंने रो R1 और R2 को इंटरचेंज किया, तो क्या बनेगी डिटर्मिनेंट्स, 4 5 6 रो नंबर 1 हो जाएगी, 1 2 3 रो नंबर 2 हो जाएगा, 7 8 9 ये सेम. तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू का साइन बस चेंज हो जाता है भाई. इसकी वैल्यू अगर आपकी +10 आई है तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी, लेकिन -10 आएगी. तो इफ़ बी इंटरचेंज एनी 2 एडजेसेंट रो और एडजेसेंट कॉलम, कॉलम में भी कर सकते थे, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो भी यही लगेगा, then the sign of the value of the determinants will change only. Clear?
तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेज दैट, हाँ अब देखिए ये तो हुआ इंटरचेंज, लेकिन अगर आप रो नंबर 1 को सीधा थर्ड के प्लेस में ले जा रहे हो, मान लीजिए आपने ऐसा चेंज किया, डबल चेंज, ये चेंज किया आपने, अब मैं क्या करूँ, इसको और इसको भी चेंज कर दूँ फिर से एक और बार, तो एक माइनस और आएगा फिर से, तो फिर से क्या मिल जाएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रो नंबर 1 को सीधे थर्ड प्लेस पर ले जा रहे हो, ये देखिए रो नंबर 1 को उठा के मैंने थर्ड प्लेस पर रख दिया, या कॉलम नंबर 1 को उठा के लास्ट में कर दिया, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में फिर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इधर से देखो, इसको और इसको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये यहाँ आके ये ऊपर आ जाएगा ना, मतलब ये कुल मिला के फर्स्ट वाली रो सीधे लास्ट में पहुँच जाएगी, ये दोनों ऐसे ही लिखी रहेंगी 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से अगर आप चेंज कर रहे हो तो देयर विल नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एडजेसेंट अगर आपने चेंज की है इंटरचेंज ऐसी, तो फिर माइनस का फ़र्क आएगा, लेकिन आप रो नंबर 1 को सीधे लास्ट प्लेस में ले जा रहे हो या लास्ट वाली को सीधे फर्स्ट नंबर पर रख रहे हो, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2 प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गई, समझ लो, है ना। एक इंटरचेंज तो माइनस लगेगा, और अगर आप सीधे इसको उठा के लास्ट प्लेस पर ले जा रहे हो, ऐसे अच्छे से देखना कैसे ले गया हूँ मैं, फर्स्ट वाली को सीधे लास्ट में, इन दोनों को वैसा ही लिखा है, ये देखो इन दोनों में कोई चेंज नहीं करोगे, ये उठ के बस आखिरी में कॉलम में करना है तो फर्स्ट कॉलम उठ के यहाँ लास्ट में चला जाएगा, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ऐसे लगाओगे तो कोई चेंज नहीं करोगे साइन में, है ना, और ऐसे लगाओगे अगर आपने इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिए तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपसे ये बोलती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी 2 रोज़, कोई भी 2, ज़रूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को देखो आप, ये बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी आइडेंटिकल हैं ये, तो इस कंडीशन में भी आप एक्सपांड मत कीजिए भाई, 100% 0 आएगी इसकी वैल्यू, आप चाहें तो एक्सपांड करके देख सकते हैं। अगर ऐसा किसी कॉलम में है तो भी, इसमें आप देख रहे हो C1 एंड C2 जो है वो आइडेंटिकल है, और इसमें आपने देखा कि R1 एंड R3 आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपको। तो बोथ कंडीशन में, चाहे ऐसे में मिल जाएं 2 एक जैसे, चाहे ऐसे में मिल जाएं 2 एक जैसे, बोथ कंडीशन में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब अब आप इसको एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप इसको। क्लियर। तो इफ़ एनी 2 रोज़, एनी 2, वेदर इट इज़, जैसे इसमें एडजेसेंट है, इसमें एडजेसेंट नहीं है दोनों, तो इफ़ एनी 2 रोज़ और एनी 2 कॉलम्स ऑफ आर डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, then the value of determinants will be 0. क्लियर। अब देखना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की ये बोलती है कि मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट्स की कोई भी रो, सपोज A1 A2 A3 एक डिटर्मिनेंट्स है, B1 B2 B3 एक, और C1 C2 C3 ये इसके एलिमेंट है, और इसकी कोई भी रो में, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू k का मल्टीप्लाई मिल रहा है किसी भी एक रो में, हाँ, तो फिर पूरी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में ही k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब k आप कॉमन निकाल सकते हो। ये शायद मैंने पहले भी बताया है कि मैट्रिक्स से जब कॉमन निकलते हैं तो सब में k होना चाहिए तो ही कॉमन आएगा मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है, किसी एक रो में कोई कॉमन मिल गया है तो वो बाहर आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ
कि अगर इसमें भी के, इसमें भी के और इसमें भी के होता तो इसका के अलग से एक और के स्क्वायर बाहर आता, फिर तो के हो जाते। और तीसरी रो में भी अगर सभी में के होता तो के क्यूब बाहर आएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता भाई, ओनली के सबसे बाहर आ जाता है डिटर्मिनेंट। तो ऐसा किसी में भी हो, अगर किसी कॉलम में है के तो भी बाहर ले सकते हो। तो कॉमन जैसा ले रहे हो, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से होगा। के का मल्टीप्लाई किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, है ना, रो नंबर 3 में एक और वर्ड कॉमन मिलता, पी 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 सबसे, तो रो नंबर 1 से के और रो नंबर 3 से पी यानी के इंटू पी बाहर आ जाते, दोनों बाहर आ जाएंगे। और अगर एक और नंबर इसमें कोई दूसरा, सपोज लैम्डा, रो नंबर 3 में सब में कॉमन होता तो लैम्डा भी अलग से कॉमन आ जाता, मतलब 3 कॉमन आ जाएंगे भाई। क्लियर हुआ? और मल्टीप्लाई भी हम इसी तरीके से, मान लीजिए 3 नंबर हैं हमारे पास बाहर, तो हम एक नंबर का किसी एक रो में, दूसरे का किसी दूसरी रो में, तीसरे का किसी तीसरी रो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे बाहर निकाला है आपने वैसा ही आप अंदर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये बोलती है अगली प्रॉपर्टी भाई इसकी। क्लियर? 7th प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की आपसे ये बोलती है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, सपोज ये ही है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इस डिटर्मिनेंट्स की कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट में, है ना, 2 नंबरों का प्लस चल रहा है। सपोज इसमें लैम्डा 1, इसमें लैम्डा 2 का और इसमें लैम्डा 3 का। अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने 1 2 3 लिया है। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, मैं रो में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, कॉलम में भी सेम ही रहेगा, है। तो हम फिर इस डिटर्मिनेंट्स को एक एक नंबर की अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। मतलब पहला नंबर लेकर हमने एक डिटर्मिनेंट्स अलग बना ली, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, ये लिखे रहेंगे। और सभी में एक जैसे साइन होना ज़रूरी है, तो तीनों में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा, और अगर तीनों में माइनस होगा तो यहाँ बीच में माइनस लगा दोगे। दूसरे वाले नंबर से एक दूसरी डिटर्मिनेंट्स बन जाएगी। इनमें कोई चेंज नहीं, ये दोनों में रहेंगे, दोनों के साथ। भाई ये दोनों तो दोनों के साथ है ना, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स में इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, C2 और C3, मतलब R2 और R3 में। तो ऐसी किसी डिटर्मिनेंट्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में शिफ्ट कर सकते हो भाई। हाँ, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेज दैट, हाँ, कि यू कैन राइट एनी रो और एनी कॉलम of a determinants by multiplying or dividing any number by any number to other rows or column, and you can write by adding or subtracting with a particular row or column। बताते हैं, ऐसे में बहुत लंबा है ये, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कुल मिला के सीधी सी बात अगर मैं ये बोलूँ कि जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाते थे कि किसी भी रो को, है ना, किसी दूसरी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस रो से सबट्रैक्ट या ऐड करके लिख सकते थे। हाँ, तो ये ऑपरेशन जो हम लगाते थे कहाँ, मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो आप मैट्रिक्स में भी लगा सकते हो, डिटर्मिनेंट्स में भी लगा सकते हो। हाँ, इसमें आप
रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में टुगेदर लगा सकते हैं। जैसे C1 को हमको लिखना है C1, ऐसा नहीं है कि दो बस में, अगर आपको C1 को भी इंक्लूड करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 दिस टाइप, तीनों को ऐड करके लिखना है तो भी लिख सकते हो इसमें। उधर पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाते थे, ये लगाते थे आप, तो ये तो लगा सकते हो। जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं ना आपने मैट्रिक्स में, वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन लग जाएंगे। हाँ, किसी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते इसमें डायरेक्ट, ये नॉट अलाउ होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट्स में ये नहीं कर सकते। हाँ, मैट्रिक्स में ये भी लगा देते थे आप, तो ये ऑपरेशन कट हो जाएगी भाई, ये नहीं लगाओगे एलिमेंट्री की। बाकी ये वाली लगा सकते हो, इसमें ये भी कर सकते हैं। और C1 मिक्स, किसी एक ही क्वेश्चन में आप कुछ ऑपरेशन रो में कुछ ऑपरेशन कॉलम में लगा सकते हो, कुछ नहीं होता। उधर हम क्या करते थे, रो ऑपरेशन लगाते थे तो सारे में रो लगाते थे, और अगर कॉलम लगाएंगे तो सभी में कॉलम लगाते थे। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगा दिया आपने, दूसरे स्टेप में आपको लगा कि कॉलम में लगाना है मेरे को, तो कॉलम में लगा लो, है ना। ऐसे भी लगा सकते थे आप C1, लेकिन इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सबट्रैक्ट करना है तो भी कर सकते हो। फिर से ध्यान से देखना, जिस कॉलम में मैंने ऑपरेशन लगाई है उस कॉलम में बस किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना। आप वहाँ भी मना किया था मैंने, आप ऐसा नहीं कर सकते R1 को 2R1 माइनस R2, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो अभी भी देखो मैंने लिखी है C1 में ऑपरेशन, तो C1 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं बोला मैंने करने के लिए। देखो अदर कॉलम या और अदर रो में आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, एक कॉलम ऐड एक सबट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपकी 8th प्रॉपर्टी ये बोल सकती है कि इस टाइप से ऑपरेशन आप लगा सकते हो भाई इसमें। तो इसको लिखना नहीं है, लगाते बनना चाहिए, है ना, लिखने में तो बहुत लंबा। क्लियर। फिर डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये बोलती है आपसे कि सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स इस टाइप की है जिसमें कोई वेरिएबल x बिलोंग कर रहा है। सपोज, और फिर हमने क्या किया, इसमें x के प्लेस में, हाँ, इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू सपोज a, हमने x की जगह अगर इसमें a पुट किया, हाँ, और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमको 0 मिल गई, तो इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ डेल्टा बिकम 0, ऐसा हो गया अगर कुछ रखने से, है ना, हमको डेल्टा की वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 फाइंड हो जाती है, का मतलब होगा कि ये जो आपने रखा है साइड चेंज करके x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। तो x माइनस a इस डिटर्मिनेंट्स का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। मतलब जब आप इसका एक्सपांड करोगे तो आपको इसके आंसर में x माइनस a आंसर में मिलेगा, कन्फर्म। ये मतलब होता है इसका। पॉलिनोमल्स में भी करते थे ना, x बराबर 1 रखने से अगर कोई पॉलिनोमल 0 आ जाता था तो आप बोलते थे कि x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमल, सेम थिंग, है ना। तो x इक्वल a पुट करने से अगर डेल्टा 0 आ रहा है का मतलब है x माइनस a इसका क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर। ये है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बोलती है, ठीक। एंड फाइनली एक प्रॉपर्टी और डेल्टा की आपसे ये बोलती है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, a11, a12, a13, ठीक। और अगर आप इन्हीं के कोफैक्टर ले लो,
A11, A12, A13 और इनके प्रोडक्ट का सम अगर हम निकालते थे तो हमको डेल्टा की वैल्यू मिल जाती थी, एक्सपांसन हो जाता था। कल मैंने इसके सारे फॉर्मूले भी लिखवाए थे, है ना। तो ये तो एक्सपांशन हो गया, लेकिन आपने क्या किया है, एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स किसी दूसरी रो के एलिमेंट के ले लिए हैं, सपोज 21, 22 और 23। तो इस कंडीशन में इनके प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 ही आएगा भाई, कंफर्म है। इससे एक्सपांसन नहीं मिलेगा, ये हमेशा 0 ही आएगा। मतलब जो एलिमेंट हैं उन्हीं के कोफैक्टर का प्रोडक्ट करने से डेल्टा की वैल्यू मिलती है। अगर आपने धोखे से एलिमेंट ले लिए हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर उठा लिए सेकंड रो के, हाँ, तो फिर डेल्टा हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। ऐसा सबके साथ। दूसरी रो के एलिमेंट ले लिए आपने A21, A22 और A23 और इनके साथ प्रोडक्ट कर रहे हो आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स का या थर्ड रो के कोफैक्टर्स का, यानी 31, 32, 33 ले लिए, तो फिर से ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ये बोलती है लास्ट प्रॉपर्टीज़। तो ऑल 10 प्रॉपर्टीज़ क्लियर है सभी को, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये वाली ऑपरेशन अलाउ नहीं रहेगी। अब आपको किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये हट गई है, उसके बदले में ये नई मिल गई है आपको कि तीनों रोज़ को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, या कॉलम को। एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या मिल गई है आपको कि मिक्स ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा अब है ना, प्रतिबंध नहीं है कि रो लगाए हो तो रो ही लगाओ, कॉलम लगाए हो तो कॉलम ही लगाओ। रो कॉलम मिक्स में भी आप लगा सकते हो, क्लियर। और इनको लगाने से ना, जैसे मान लीजिए आपकी ये डिटर्मिनेंट्स थी, इसकी वैल्यू आती है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एक्सपांड करने में, और आपने ये ढेर सारी ऑपरेशन लगाई हैं, है ना, और लास्ट में जब आप उस पर लगाने के बाद एक्सपांड करोगे तो फिर से वैल्यू 10 ही आएगी। मतलब इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता ये लगाने से भी। ये डिटर्मिनेंट्स की एक खासियत है, वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। शुरुआत में आप एक्सपांड कर रहे हो, जो वैल्यू आएगी वो इन ऑपरेशन को लगाने के बाद भी अगर आप एक्सपांड करोगे तो भी वैल्यू 10 ही आएगी आपकी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन ऑपरेशंस को लगाने से। मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ जाता था, ठीक है।